हेलो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और फंक्शन के नेचर को समझने के लिए एक बहुत अच्छा टूल भी है। तो यदि हम कहें कि भाई पीरियोडिक फंक्शन क्या है, हमें नोट्स बनाने हैं, तो सब कुछ ही आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि लिखे हुए से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने क्या सुना, और सुने हुए से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने क्या समझा। तो देखिए, पीरियोडिक फंक्शन में क्या करना है, तो पीरियोडिक बेसिकली एक ये कह दो कि सिनोनिम है रिपीटिशन का। पीरियोडिक मैथ्स में जो वर्ड है पीरियोडिक, ये सिनोनिम है किसका? रिपीटिशन का। तो कोई भी फंक्शन यदि आपको ऐसा लगता है कि अपनी वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने बोला, नोट करना है, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे भी समझा दूंगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो इसको यदि हम समझें कि कोई भी फंक्शन यदि अपनी वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर इंटरवल की लेंथ जो मिनिमम होगी, उस लेंथ को हम लोग उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो जो बात आपको अपने जहन में रखनी है, जो हमेशा के लिए समझने के लिहाज से याद रखनी है, वो तो ये वाली है कि रिपीटिशन अगर कर रहा है तो पीरियोडिक, रिपीटिशन अगर नहीं कर रहा तो नॉन पीरियोडिक। बहरहाल, अब ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये है अपना एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। मतलब एनालिटिकली हम लोग किस फंक्शन को बोलेंगे कि ये पीरियोडिक है। तो यदि कोई फंक्शन f(x) इस टाइप का है, जो इस इक्वेशन को मान ले कि f(x + t) बराबर क्या हो जाए, f(x) किसी पॉजिटिव t के लिए, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? पीरियोडिक कहलाता है। और ये बात किसी एक दो वैल्यूज़ पर नहीं, डोमेन की सारी वैल्यूज़ पर मानी जानी चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन है हमारा पीरियोडिक। और जो t है, t को क्या बोलेंगे? पीरियड। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो t होता है, जिसे हम पीरियड बोल रहे होते हैं, ये यूनिक नहीं होता। किसी भी फंक्शन के लिए t की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि मैं केस आपके सामने कंसिडर करता हूँ। सपोज करें कि आपने कहा f(x) है, जो सबसे बेसिक कॉमन पीरियोडिक फंक्शन है। सपोज करें आपने कहा f(x) = sin x, ये केस लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि x की जगह x + t रखने पर वापस वही फंक्शन क्रिएट हो जाए। इसका मतलब इस x की जगह x + समथिंग रखने पर वापस यही चीज़ क्रिएट हो जाए। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास वाली दिमाग में लेके आओ कि हम लोग यहाँ पर x की जगह रखना चाहते हैं x + समथिंग, और ये समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए और वापस हमें यही मिल जाए। तो क्या ऐसा कोई समथिंग आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहा है? सोच कर देखिए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो जो वैल्यू आपके दिमाग में क्लिक करी, वो वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा? 2π, ठीक है। यदि हम 2π रखें तो ये आ जाएगा, ठीक। तो अब देखें, ऐसा एक t पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर गया, जो कि इस f(x + t) को, मतलब sin (x + t) को sin x बना रहा है। ये cos भी हो सकता था, क्योंकि cos (x + 2π) भी क्या होता है? cos x ही होता है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? पीरियोडिक कहलाएगा। और ये जो वैल्यू तुमने ऐसे ही रैंडमली हिट एंड ट्रायल से चूज करी, ये वैल्यू क्या कहलाएगी? इसका पीरियड कहलाएगी। नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि t जो है इट इज़ कॉल्ड पीरियड, और ये यूनिक नहीं होता। कैसे? कि किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होता कि सर हम 2π ही क्यों रख रहे हैं, हम 4π क्यों ना रख दें। तो f(x + 4π) भी कितना हो जाएगा? sin x, इसका मतलब 4π भी पीरियड है। हम 6π क्यों ना रख दें, f(x + 6π) भी कितना हो जाएगा? sin x, इसका मतलब 6π भी पीरियड है, ठीक है। तो sin x का पीरियड 2π भी है, sin x का पीरियड 4π भी है, sin x का पीरियड 6π भी है। इवन sin x एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड हम कह सकते हैं 2nπ है। फिर n को आप चाहे जो वैल्यू दे दें, तो जब आप n को कोई भी वैल्यू देंगे तो ये तो 2π भी आएगा, 4π भी आएगा, 6π भी आएगा, 8π भी आएगा, और ये आता रहेगा। तो यूनिक तो नहीं हुआ बेटा। पीरियड को यूनिक बोलने के लिए हमें एक क्राइटेरिया सेट करना है। वो क्राइटेरिया हमने क्या सेट किया? द मिनिमम वैल्यू ऑफ t, t की जो सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पे मैंने नोट भी करके दिया हुआ है कि every value of t satisfying this equation f(x)
इज पीरियड। जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही होगी वो पीरियड होगा। बट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, जो टी की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट विल बी कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। और किताबों में जब क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो इसी सबसे छोटी वैल्यू को ही हम लोग पीरियड बोलते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, अब वहाँ पर 2 पाई भी है, वहाँ पर 4 पाई भी है, वहाँ पर 6 पाई भी है। एक्चुअली बोलें तो सभी पीरियड है, लेकिन अब सिंगल चॉइस है। तो किताबों में फंडामेंटल वर्ड कई बार मिसिंग होता है, तो यदि वो नहीं गिवन है, आपसे सिर्फ पीरियड पूछा हुआ है, तो ऐसे केस में आप समझ लीजिएगा कि आपसे फंडामेंटल पीरियड ही वहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात और इसी के सपोर्ट में ये वाली बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे ग्राफ से? तो उसके लिए मैंने एक सेंटेंस दिया है, इफ ए पर्टिकुलर पैटर्न इज फाउंड टू बी रिपीटेड इनफाइनाइटली। यदि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में एक पर्टिकुलर पैटर्न आप ऑब्जर्व करें कि वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, देन सच ए फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? पीरियोडिक कहलाता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप बहुत सारे ग्राफ मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, एक एक करके जहन में लेते चले आओ कि आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हुए हैं उनके ग्राफ अपने दिमाग में लेकर आइए और देखिए कि ऐसा कोई फंक्शन था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो कॉपी पेस्ट होता जा रहा है आगे जाकर। तो यदि ऐसा हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनने के बाद वो रिपीट करता चला जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पीरियोडिक है। और जो जिस लेंथ में वो पैटर्न जनरेट हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका पीरियड। अब इसके लिए भी मैंने फंडामेंटल पीरियड को डिफाइन करने की कोशिश करी। ग्राफिकली द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच द पर्टिकुलर पैटर्न इज जनरेटेड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। अब इस बात को हम लोग साइन एक्स के केस में कैसे जजमेंट दें? देखिएगा जरा, साइन एक्स का यदि आप ग्राफ बनाएं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनाएंगे? सब लोगों को याद होगा साइन एक्स एक ऐसा ग्राफ है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखते हैं कि कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है हमारा, राइट। आप यहां कह सकते हैं कि सर ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ये वाला, ये बना, फिर इसी को दोबारा बना दिया, फिर इसी को दोबारा बना दिया, फिर इसी को दोबारा बना दिया, फिर इसी को दोबारा बना दिया। इट मीन्स ए पर्टिकुलर पैटर्न इज फाउंड टू बी रिपीटेड इनफाइनाइटली। एक पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा है, ये बनता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक ये बनता चला जाएगा। तो ऐसा हमें लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा है जो कि इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये इधर भी जाता है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव साइड में ही है। अब इसकी कोई एंडिंग नहीं है, हम जितना चाहे इसको हम लोग उतना बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है ये डिपेंड करता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई कह सकता है सर ये एक पैटर्न है जो रिपीट हुआ, कोई बच्चा कह सकता है कि सर मैं तो इसको नहीं मानूंगा। मेरा कहना यह है कि ये लेंथ में जो पैटर्न बना, ये वाला, फिर दोबारा ये बना, फिर दोबारा ये बनेगा, तो बात तो उसकी भी गलत नहीं है। कोई कह सकता है कि सर हम तो 6 मतलब ये वाला पैटर्न मानेंगे यहाँ पर 3 साइकिल वाला। तो देखिए, पैटर्न का रिपीट होना मतलब पीरियोडिक। अब दूसरी बात आई, पीरियड क्या होगा? तो आपने जितनी लेंथ का पैटर्न माना है वही लेंथ उसका पीरियड हो जाएगी। तो ना ये वाला बच्चा गलत है, ना ये वाला बच्चा गलत होगा, ना ये वाला बच्चा गलत होगा। इट मीन्स आप जानते हैं ये 2 पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई। ये 4 पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 4 पाई। ये 6 पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 6 पाई। तो बेटा सभी पीरियड है। ऐसे केस में यूनिक पीरियड या फंडामेंटल पीरियड किसको बोला जाए? तो मैंने कहा जितने भी ये पैटर्न बन रहे हैं इसमें उस पैटर्न की बात करो जो मिनिमम लेंथ में बना हो। तो मिनिमम लेंथ का पैटर्न कौन सा होगा? 2 पाई वाला। तो हम लोग क्या कह देंगे? इससे छोटी लेंथ का पैटर्न अपने पास जनरेट नहीं होगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो हमने इसी बात को यहाँ पर एनालिटिकली समझा, इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकली समझा। ठीक है, तो आई होप कि पीरियोडिक फंक्शन का एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो आप लोगों को लग गया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन जो है वो किसको बोलते हैं। नाउ अब पॉइंट आता है कि सर पीरियोडिक फंक्शन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो मैं कहूँगा भाई सबसे पहला तरीका तो मैं कहूँगा कि ग्राफ है। यदि आपके पास ग्राफ अवेलेबल है
तो ग्राफ को आप ऑब्जर्व करते ही बता सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका हिट एंड ट्रायल है कि आप किसी भी फंक्शन में हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज पुट करके देख लें। यदि कोई ऐसी वैल्यू आप सर्च कर पाए जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ एक्स बना दे, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है। अब आता है सर ना ग्राफ बन पा रहा ना हिट एंड ट्रायल हो पा रहा, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो इस पर हम लोग अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स आप लोग नोट करिएगा, साथ साथ समझते भी चलिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर कहूंगा, इनफैक्ट इसको ऐसे ले लेते हैं हम लोग कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए या याद रखनी चाहिए किसी भी फंक्शन के पीरियड को निकालने के लिए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने कि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे, याद करो मैंने 20-25 फंक्शन आप लोगों को डिस्कस किए हुए हैं, तो उन सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसकी, स्टैंडर्ड फंक्शन की। जो 25 या 26 फंक्शंस की लिस्ट जो है वो हम लोगों ने आपके सामने बनाई हुई है। तो उन स्टैंडर्ड फंक्शंस में वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, उन सबको अपने माइंड में एक बार ले आओ, और उन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिक है या उनमें कुछ स्लाइड चेंजेस करके हम लोग उनको पीरियोडिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में मैं एक टेबल की हेल्प लूंगा और यहां मैं फंक्शन लूंगा और फंक्शन के आगे हम उसका पीरियड बताएंगे, फंक्शन और उस फंक्शन का पीरियड, राइट। तो स्टार्ट करें हम लोग एक एक करके। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स पढ़ा, एक्स स्क्वायर पढ़ा, एक्स क्यूब पढ़ा, एक्स फोर पढ़ा। क्या तुमको लगता है कि इन चारों में से कोई भी ऐसा फंक्शन था जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा हो, क्योंकि इनके ग्राफ हम लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, कहीं भी किसी भी फंक्शन में ऐसा नहीं था, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स देखें तो स्ट्रेट लाइन, एक्स स्क्वायर देखें तो पैराबोला, एक्स क्यूब देखें तो इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये जितने भी फंक्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें एक पैटर्न जो है वो बार बार अपने आप को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। तो पॉलिनोमियल खत्म। रैशनल फंक्शन में आ जाओ, खत्म। आप यदि इन जनरल उस सारी लिस्ट को अपने जहन में लेके आएंगे, याद करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के फंक्शन वहां पर नजर आएंगे। एक तो सबसे पहले आपको नजर आएगा उस लिस्ट में, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दो कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स और इनके रेसिप्रोकल्स। ये चार ऐसे फंक्शन हैं जो कि पीरियोडिक हैं और इनका पीरियड कितना है, 2 पाई। ठीक है, आप ग्राफ याद कर लें। तो जैसे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा था, इस तरीके का। तो मैं कहूंगा ये एक पैटर्न है, फिर यही पैटर्न बना, फिर यही पैटर्न बनेगा, रिपीट होता चला जाएगा। और जो cos x के साथ है वही उसी बेसिस पर हम लोग secant x के लिए बोल सकते हैं, उसी बेसिस पर हम लोग cosecant x के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो sin x and cos x as well as their reciprocals, that is secant x and cosecant x, are periodic with period 2 pi. Rest 2, that is tan x and its reciprocal, that is cot x, are also periodic. ये भी periodic है। All 6 trigonometric functions are periodic, लेकिन इन दोनों का और इनके रेसिप्रोकल्स का, इन चार का पीरियड होता है 2 पाई, और tan x और cot x इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई। इसको आप एनालिटिकली भी समझ सकते हैं और इसको आप लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो अमंग ऑल दोज स्टैंडर्ड फंक्शंस, अब आप कोई ऐसा फंक्शन ध्यान में लाने का कोशिश करें जो आपको याद आता है कि वहां पर उसके ग्राफ में आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट किया हो। ठीक है, तो उस पूरे लिस्ट को जब आप लोग अपने माइंड में एक एक करके लेके आएंगे तो दो फंक्शनों पे आकर तुम्हारी सुई जो है वो अटक जानी चाहिए। ठीक है ना, वो दो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वहां पर तुमको माइट भी, कुछ बच्चों को ये फील आ रही हो सकती है कि यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि एक पैटर्न जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं तुमको कि ये आप लोगों का एक इल्यूजन है, वहां पर शेप रिपीट हो रही है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो आप कहते हैं यहां से यहां तक ये बना,
फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो शेप यहां पर है वही शेप यहां पर भी है, वही शेप यहां पर भी है, वही शेप यहां पर भी है। अब ये जो पैटर्न का रिपीटेशन है, पैटर्न के रिपीटेशन का मतलब शेप का रिपीटेशन तो है, लेकिन वो वैल्यूज के साथ में है। मतलब वैल्यूज जो हैं वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। तो आप देखें कि यहां पर यदि आप इसको मानते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है x की, तो आप कुछ भी आगे जाने पर सेम यही वैल्यू, दैट इज 0 वैल्यू, तो दोबारा नहीं लेके आ पा रहे हैं। मतलब कि ये अगर यही चीज वैल्यूज के साथ रिपीट हुई होती तो मैं बोल देता कि ये पीरियोडिक है, बट इस फंक्शन को मैं पीरियोडिक नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी t नहीं है जो कि f ऑफ x प्लस टी को fx बना दे जितनी भी डोमेन में इसके वैल्यूज हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कई बार हम लोगों को फील देता है कि ये पीरियोडिक है, बट इट इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। तो अगला कौन सा फंक्शन है, तो अब देखें तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करेंगे, राइट। वो कुछ इस तरीके से चला। ठीक है, यहां शेप तो यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो वो कुछ इस तरीके से चला। यहां पर आप ध्यान दें, यहां भी शेप रिपीट हो रही है, लेकिन शेप के साथ साथ जो है वो वैल्यू भी रिपीट हो रही है। आप देखें कि ये कोई वैल्यू मान लो आई होगी fx की, तो यही वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दोबारा आई, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दोबारा आई। या हम ये कह सकते हैं ये जो पैटर्न है ये अपने आप को एग्जैक्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अमंग ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन विच 4 of them has the period 2π and 2 of them has the period π. Among others, there is only one function, that is fractional part of x, which is periodic and its period. अब यदि इसके पीरियड की बात करें तो आप क्या कहेंगे, वो मिनिमम लेंथ जिसमें ये पैटर्न बना होगा। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो गई, ये वाली। यहाँ जो पैटर्न बना आगे जाकर फिर यही बना, आगे जाकर फिर यही बना। इट मीन्स ये लेंथ कितनी है बेटा, आपको पता है ये 0.1 होता है, तो लेंथ कितनी हो गई अपने पास, 1 हो गई। ठीक है, तो जितने भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शंस की लिस्ट बनाई थी, उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिस्ट में कुल मिलाकर 7 फंक्शन हमें ऐसे मिले जो कि पीरियोडिक हैं, जिनमें से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक फंक्शन क्या हो गया अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इनमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक बात बताता हूं। कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह दो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह दो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मॉड आ जाए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की इवन पावर आ जाए। ध्यान रखिएगा क्या बोलने जा रहा हूं मैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉड आ जाए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की इवन पावर आ जाए, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप जब मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब मैं सिर्फ उन 6 की बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड में से। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, उसका मॉड लगा दें या उसकी हम लोग इवन पावर रेज कर दें। ठीक है, लेकिन यदि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसकी आप लोगों ने कोई ऑड पावर रेज करी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया साइन क्यूब एक्स है, या आप लोगों ने कह दिया कॉस एक्स की पावर 5 है, या आपने कह दिया टेन एक्स की पावर 7 है, ऐसा आप कुछ भी करते हैं, देन इट विल ऑल्सो बी पीरियोडिक, बट इट्स पीरियड विल बी द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो भी यहाँ पर रेशो यूज हुई है, मतलब जैसे यहाँ साइन एक्स का क्यूब किया किसी ने, तो जो साइन एक्स का पीरियड है वही उसकी किसी भी ऑड पावर का होगा। वो ऑड पावर चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, या कुछ भी हो, तो साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, तो इसकी हर ऑड पावर का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, तो हर इसकी ऑड पावर का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेकिन यदि यही बात मैंने 10x की पावर 7 में कही होती, तो 10x का पीरियड कितना है, पाई, तो इसकी ऑड पावर का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इवन पावर हो, अब इवन पावर में कम क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझ लो। जैसे कि हमसे किसी ने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है,
तो तुम्हें पता है कि 2 पाई पर तो ये बात मानी जाएगी, 2 पाई पर तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस बात को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन पीरियड हम बोलते हैं उस t की सबसे छोटी वैल्यू को। अब उस छोटी वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप 2 पाई से छोटा यहाँ पर क्या रख सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जब फॉर्मूले दिमाग में क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे यदि हम x की जगह x प्लस समथिंग रखते हैं और रिजल्ट हमें साइन की फॉर्म में ही चाहिए, तो वो जो समथिंग है वो पाई का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, 2 पाई। 2 पाई से छोटा पाई का मल्टीपल एक ही एग्जिस्ट किया, दैट इज कौन सा एग्जिस्ट किया, पाई। तो यदि मैं यहाँ x की जगह x प्लस पाई रखता तो रिजल्ट कितना बनता, माइनस साइन x। लेकिन मैंने क्या दे रखा है, स्क्वायर, या मैंने क्या दे रखा है, मॉड। इसलिए वो जो माइनस का स्क्वायर है या माइनस का मॉड है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग 2 पाई से छोटी एक वैल्यू ऐसी सर्च कर लेंगे जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज f ऑफ x प्लस पाई बराबर हो जा रहा है अपने पास fx के। डन। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो साइन x की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इवन पावर या किसी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉड वो सब पीरियोडिक होंगे और उनका पीरियड कितना होगा, तो पीरियड होगा पाई। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी ये बात जो है वो कह पा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट। वेल बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है कि यदि किसी फंक्शन के बारे में, आप नोट कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। किसी फंक्शन के बारे में यदि मुझे पहले से पता है कि वो फंक्शन पीरियोडिक है और उस फंक्शन का जो पीरियड है वो t है, तो यदि उस फंक्शन में आप इस तरीके का कोई भी चेंज करते हैं, मतलब वहाँ a एफ एक्स कर दें, वहाँ माइनस एफ एक्स कर दें, एक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रेसिप्रोकल कर दें, उस फंक्शन में x की जगह x प्लस ए या x माइनस ए कर दें, आप बाहर a ऐड या सबसेट कर दें, मतलब इस तरीके का कोई भी चेंज करेंगे तो फंक्शन के पीरियड पर किसी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन का पीरियड क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहता हूं कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो मुझे पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई। अब सपोज करो आपने कोई पॉजिटिव नंबर सोच लिया से 2, तो 2 साइन एक्स किया, या आपने माइनस साइन एक्स किया, या आपने 1 अपॉन साइन एक्स किया, या आपने साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग, और वो समथिंग 1 हो, 2 हो, π/3 हो, π/4 हो, कुछ भी किया, आपने माइनस किया होता, आपने उस फंक्शन के साथ कुछ ऐड किया होता, +1 कर दो या -2 कर दो, ऐसा आप कोई भी काम करते हैं तो ये जितने भी नए फंक्शन आएंगे इन सब का जो पीरियड होगा वो सेम बना रहेगा, दैट इज 2 पाई ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। एक फंक्शन की मदद से हम लोग बहुत सारे फंक्शनों का पीरियड डायरेक्टली वही बोल सकते हैं जो कि उस एक फंक्शन का पीरियड है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि कभी ऐसा कोई चेंज होकर मिल जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वहां पर तुमको इस बात की वजह भी समझ में आएगी कि बेसिकली इस टाइप के चेंजेस जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसका पीरियड पर किसी टाइप का कोई फर्क जो है वो क्यों नहीं पड़ रहा होता है। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसके बारे में मुझे पता है कि उसका पीरियड क्या है, टी है, देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, एफ ऑफ ए एक्स। देखिए आप इस बार ए एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। यदि ये ए बाहर होता तो पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि ये ए एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड चेंज हो जाएगा। तो वो एफ ऑफ ए एक्स हो या आपने साथ में ए एक्स प्लस बी कर रखा हो, तो ये बात तय है कि जो नया फंक्शन होगा वो पीरियोडिक होगा, लेकिन उसका जो पीरियड है वो टी नहीं रहेगा, वो पीरियड क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। कैसे समझेंगे इस बात को कि मतलब एक एग्जांपल देके बता रहा हूं तुम लोगों को कि आप ऐसे समझिएगा कि मान लें कि आपके पास कोई फंक्शन है, से हम साइन एक्स को स्टैंडर्ड बना ले रहे हैं कि साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है।
अब आपसे कहा गया कि हम आपसे बात कर रहे हैं sin 2x की, या हम आपसे बात कर रहे हैं sin 3x की, या हम आपसे बात कर रहे हैं sin ऑफ 2x प्लस 1 की, या हम आपसे बात कर रहे हैं sin ऑफ 4x माइनस 5 की। ऐसे हम आपसे कोई भी बात करें, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यदि कभी भी x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो ये फंक्शन जो पीरियोडिक है, मतलब ये जो फंक्शन है, इसका पीरियड जो होगा वो क्या होगा, पुराना पीरियड, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई द मॉड ऑफ दैट पॉजिटिव वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर सभी को पॉजिटिव रखा हुआ है तो बाई 2 कर देंगे, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, पाई। इस केस में 2 पाई बाई 3। इस केस में ध्यान देना, अब मैंने कुछ ऐड भी करा है तो b का कोई रोल नहीं होता। इंपॉर्टेंस किस बात की है, जो x में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2। अब आप आगे 1 ऐड करें, 3 ऐड करें, 5 ऐड करें, 7 ऐड करें, कोई लेना देना नहीं है। आपका जो पीरियड होगा वो 2 पाई बाई 2 होगा, दैट इज पाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2 होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको एक क्वेश्चन बनाकर चाहो तो प्रूव कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ करना इसमें, इसे नाम दे देना gx, और g ऑफ x में जब x की जगह x प्लस टी बाई मोड रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर आपके पास बहुत आसानी से जो है वो gx फंक्शन जो है वो रिक्रिएट हो जाएगा। तो आप इसलिए कह पाएंगे कि जो फंक्शन है, नया फंक्शन, उसका जो पीरियड है वो t बाई मॉड ऑफ a होगा, ठीक है। मॉड ऑफ a मतलब क्योंकि हमें पता है कि पीरियड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यदि a नेगेटिव दिया हुआ भी है, मतलब कल को कोई तुमसे कह देता है साइन ऑफ माइनस 2x, तो आप कुछ नहीं है, आपको दिया हुआ a की वैल्यू -2, तो आप कुछ ना करें, 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ -2 दैट इज 2, इट बिकम्स पाई, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा था, याद रखने वाले पॉइंट है, इसीलिए इसकी हेडिंग मैंने दी थी तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये वो पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज 4th पॉइंट की तरफ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। हर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक माना जाएगा, बट इसमें खास बात क्या है, इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइंड नहीं होता। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ये ऑल टुगेदर बिल्कुल एक डिफरेंट वे से अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी रखता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये बात क्यों कह दी गई, सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि f(x) इज इक्वल टू 1, एक मैंने कांस्टेंट फंक्शन दिया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट। अब हमने कहा कि इसका डोमेन बना देते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं डोमेन पे। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का, ये बन गया, ठीक है। अब यदि हम ग्राफिकली समझना चाहें तो ग्राफिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर पैटर्न, मान लो किसी बच्चे ने यहाँ से शुरू किया और अपना पेन जहाँ उसका बनाया वहाँ मार्क कर दिया कि यहाँ रोक दिया, ठीक है। तो कहेगा सर ये पैटर्न है, फिर यही पैटर्न है, फिर यही पैटर्न है, सेम ही तो पैटर्न बन रहा है विद शेप विद वैल्यूज, तो उसका पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। अब वो बच्चा ये पेन यहाँ रखता, यहाँ रखता, यहाँ रखता, यहाँ रखता, कहीं भी रखता, ठीक है। तो हम उसकी इस बात को कभी डिनाई ही नहीं कर सकते कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अब देखो दो बातें हैं, पहली बात है पैटर्न का रिपीट होना, तो यदि पैटर्न रिपीट हो गया मतलब पीरियोडिक। अब दूसरी बात आती है कि पीरियड क्या है, तो किसी भी लेंथ में बने तो ऐसे तो ये सारी की सारी लेंथ ही हमारी पीरियड आ जाएंगी। तीसरी बात फिर एक और आती है कि उस पीरियड में भी फंडामेंटल पीरियड हम किसको बोले, तो फंडामेंटल पीरियड हमने क्या बोला था, द मिनिमम लेंथ। ये बेटा वो सिचुएशन है जहां पर आपके पास पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, इसका मतलब इसे पीरियोडिक तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, लेकिन आप वो मिनिमम लेंथ स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते हैं जिसमें आप कहेंगे कि ये पैटर्न जनरेट हुआ होगा। क्योंकि आप ये बोलेंगे तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसका आधा भी ठीक है, इसका आधा भी ठीक है, आप जितना चाहे इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट तो नहीं कर सकते, मींस उस एग्जैक्ट लेंथ को आप डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते। इसीलिए उसने क्या कहा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन को पीरियोडिक बोला जाएगा, बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, लेकिन उसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि यदि कभी भी आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं, एक हो f(x) और एक हो g(x) और दोनों ही पीरियोडिक हैं, पहली कंडीशन ये है कि f(x) भी पीरियोडिक है और g(x) भी पीरियोडिक है, और f(x) का पीरियड हो t1, g(x) का पीरियड हो t2, तो f(x) प्लस g(x) के बारे में यदि हम लोगों को बताना है कि f(x) प्लस g(x) कैसा फंक्शन होगा, तो उससे रिलेटेड मेरा ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है कि इफ f(x) एंड g(x) आर एनी टू पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड t1 एंड t2, t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, मतलब f(x) का पीरियड t1 हो गया, g(x) का पीरियड क्या हो गया, t2 हो गया, देन f(x) प्लस g(x) मे बी, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, मे बी मतलब गारंटेड नहीं है पहली बात तो, इट इज मे बी पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है पीरियोडिक ना भी हो, चलिए उस पर भी बात करेंगे। विद पीरियड, अब यदि पीरियोडिक हुआ तो विद पीरियड आइदर लेस और इक्वल टू द एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। बेटा ये जो पॉइंट है ये पीरियोडिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है। ठीक है, तो कभी भी आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं जो कि पीरियोडिक हो और उसके एडिशन को लेकर बात चल रही हो, ये पॉइंट लिखा एडिशन के लिए गया है बट ये मल्टीप्लिकेशन पर भी वैलिड है, ये जो है ये डिवीजन पर भी वैलिड है, ये सबसेक्शन पर भी वैलिड है। तो दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन पीरियोडिक हो सकता है और यदि वो पीरियोडिक हुआ तो उसका जो पीरियड होगा वो t1 और t2 के एलसीएम के बराबर होगा, राइट। तो एक तो ये पॉइंट समझने वाला है। नाउ अब जो एम्बिग्युइटी इसमें आ रही है वो एम्बिग्युइटी किस में आ रही है कि मे बी आइदर लेस और इक्वल, तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि कब पीरियोडिक होगा और कब पीरियोडिक नहीं होगा, या आइदर लेस और इक्वल कब वो एलसीएम के बराबर होगा, कब वो एलसीएम से छोटा होगा। तो इसके बारे में एज सच तो मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कोई रूल बना सकते हैं, बट हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बेसिस पर जो एक्सपीरियंस हमने ली है उसके बेसिस पर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता सकता हूं जिससे कि आप लोगों को जजमेंट लेने में आसानी होगी। इन जनरल वैसे भी आपको बताएं कि पीरियोडिक का जो क्वेश्चन होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस कि जब क्वेश्चन सामने आएगा उसी वक्त उसका डिसीजन होगा कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ ये पॉइंट्स आपको मदद कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं उस पीरियड के नज़दीक पहुँचने का। बाकी कुछ हेल्प हम लोग ऑप्शन से भी ले लिया करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मोटा मोटा ये समझ लो कि कैसे ये काम करेगा। जैसे कि हमें ये कह दिया जाए कि भाई एक फंक्शन है, सपोज करें कि sin x, एक फंक्शन है सपोज करें कि sin 2x, ये दो फंक्शन हुए। अब sin x है तो sin x का पीरियड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई। sin 2x है तो sin 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, पिछले वाला पॉइंट याद रखिएगा f(a)x वाला, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई और 2 पाई इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 पाई। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो नेट फंक्शन है दैट इज sin x प्लस sin 2x, इसका जो पीरियड है वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। और यही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर भी है, क्योंकि मैंने स्ट्रेस दिया इस मे बी वर्ड पे, मैंने स्ट्रेस दिया इस आइदर लेस और इक्वल वर्ड पे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमें कैसे पता चला कि ये पीरियोडिक ही है, या हम इसका पीरियड 2 पाई ही माने, इससे कम हम क्यों ना माने। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस मे बी वाले वर्ड पर बात करेंगे कि कब एडिशन पीरियोडिक होगा और कब एडिशन पीरियोडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि कभी भी आपको जब दो फंक्शन दिए जाएं और उनके एडिशन की बात हो रही हो तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो f(x) प्लस g(x) है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है। यदि f(x) प्लस g(x) एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, लाइक एक एग्जांपल लेके चलें हम लोग। सपोज करो मुझे दिया गया sin स्क्वायर x एक फंक्शन प्लस cos स्क्वायर x दूसरा फंक्शन। अब sin स्क्वायर x का पीरियड कितना होगा, पाई, cos स्क्वायर x का पीरियड कितना होगा, पाई। एलसीएम देखें तो हमें कितना लगता है, पाई, बट एक्चुअली sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या है, 1,
मीन्स ये कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसे केस में हम ये तो बोलेंगे कि ये पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला पॉइंट इन एम्बिग्विटीज से बचने के लिए सबसे पहली चेकिंग ये आती है कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट। यदि वो कांस्टेंट मिलता है तो हम क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो पहला चेकिंग ये आ गई, इस बात को अपने आप नोट कर ले कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इफ fx प्लस gx बिकम्स ए कांस्टेंट फंक्शन देन fx विल बी पीरियोडिक बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट। दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है, दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है बेटा कि कई बार क्या होता है कि एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं किया करता। ठीक है, 11th क्लास बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने एलसीएम को लेकर आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, वो बातें मैं दोबारा भी आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैं यहाँ लिखा भी देता हूँ जो बातें आप लोगों को एलसीएम से रिलेटेड जो है वो पता होनी चाहिए। वेल, सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देखिए, नंबर्स को रैशनल और इरेशनल के बेसिस पर, दो नंबर्स को रैशनल और इरेशनल के बेसिस पर हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी क्या हो सकती है कि दोनों रैशनल हो, एक कैटेगरी क्या हो सकती है कि दोनों इरेशनल हो, और एक कैटेगरी क्या हो सकती है एक इरेशनल हो और एक रैशनल हो। तो पहले उन तीनों कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर एक बार दोबारा आऊंगा मैं। एलसीएम ऑफ वन रैशनल एंड अदर इरेशनल, मतलब जिन नंबरों के आप एलसीएम की बात कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कुछ रैशनल है और कुछ इरेशनल है। मैंने इस बात को जनरलाइज कर दिया, मतलब दो से ज़्यादा की भी यदि बात हो रही हो तो दो से ज़्यादा भी यदि सारे रैशनल हैं तो एलसीएम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। दो से ज़्यादा नंबर हैं जिनमें से कुछ रैशनल हैं और कुछ इरेशनल हैं, डू रिमेंबर बेटा, नेवर एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस पर मैं एक बहुत बार आप लोगों से एलसीएम को लेकर एक डिस्कशन कर चुका हूँ। जैसे कि इस पर यदि हम तुम्हें बात करें तो सपोज करो कोई तुमसे कहता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई। सपोज करो किसी ने बोल दिया आपसे कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई, राइट। तो बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में आंसर आएगा कि 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लें तो वो तो दूसरा नंबर खुद हो जाता है। लाइक 1 का 2 के साथ एलसीएम लें तो 2 हो जाएगा, 1 का 3 के साथ एलसीएम लें तो 3 हो जाएगा। तो माइट भी उन लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पाई हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चे, वो आप थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस चीज़ को हमने बहुत बार एलसीएम के नाम से करा हो वो वास्तविकता में एलसीएम ना होकर शायद मल्टीप्लिकेशन रही हो। तो 1 का यदि हम पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई ज़रूर आएगा, लेकिन 1 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो 1 और पाई का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस बात को कैसे समझें हम लोग कि 1 और पाई का जो एलसीएम है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम की डेफिनेशन पर जाना होगा। एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलसीएम का फुल फॉर्म कह लो, एलसीएम का डेफिनेशन कह लो, एक ही बात है बेटा। अमंग द मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर्स द मल्टीपल विच इज कॉमन and which appeared first, that is common and lowest, that is called LCM। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 के मल्टीपल्स लिखे। तो 1 के मल्टीपल्स में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो लाइक दिस। मैंने पाई के मल्टीपल्स लिखे, तो पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो लाइक दिस। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इस लिस्ट में पाई
पाई कैसा नंबर है? पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। तो 2 पाई भी कैसा होगा? इर्रेशनल। 3 पाई भी कैसा होगा? इर्रेशनल। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है बेटा, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। यदि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू होती तो पाई कैसा नंबर हो जाता? रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन 22/7 या 3.14 हमने उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानी गई है। ठीक है, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पूरी लिस्ट में कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर। इस पूरी लिस्ट में कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो आप बताइए कि इन दोनों लिस्ट में क्या कभी कोई नंबर कॉमन आएगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है और यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है। नेचुरल कभी इर्रेशनल नहीं हो सकता और इर्रेशनल कभी नेचुरल नहीं हो सकता। तो बेटा जब कॉमन नहीं आएगा तो लीस्ट कॉमन कहाँ से आएगा? इट मीन्स हमें इन दोनों मल्टीपल्स की लिस्ट में एलसीएम कभी भी नहीं मिलने वाला। और हमें क्योंकि एलसीएम कभी नहीं मिलने वाला तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। राइट? तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब एक नंबर रैशनल होता है तो उसके मल्टीपल्स भी रैशनल होते हैं। जब एक नंबर इर्रेशनल होता है तो उसके मल्टीपल्स भी इर्रेशनल होते हैं। और क्योंकि इन मल्टीपल्स की लिस्ट में कभी भी कोई कॉमन नहीं आता, इस वजह से हम बोल देते हैं कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल का एलसीएम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेल, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि ये वाली बात क्लियर हो गई। तीसरी बात जो एलसीएम के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो बात क्या है? तीसरी बात यह है कि एलसीएम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स, यदि कोई 2 इर्रेशनल नंबर्स हैं दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, 2 इर्रेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। नाउ फिर से कंफ्यूजन, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? तो बच्चों सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, यदि इर्रेशनल नंबर एक ही टाइप के हैं, या इसको मोर प्रिसाइजली हम ऐसे कह दें कि कोई एक इर्रेशनल नंबर दूसरे इर्रेशनल नंबर का मल्टीपल है, तो ऐसे केस में हम ये बोल देंगे कि उनका एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे कहूं कि एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, तो पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। 2 पाई भी कैसा नंबर है? इर्रेशनल। अब आप पाई के मल्टीपल्स लिखें तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस। 2 पाई के मल्टीपल्स लिखें तो 2 पाई, 4 पाई, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमें एलसीएम जो है वो मिल रहा है। 2 पाई विल बी द एलसीएम, जिसका अभी अभी मैंने इस्तेमाल भी किया था। राइट? लेकिन यदि यही इर्रेशनल नंबर डिफरेंट टाइप के हो गए, जैसे कि यदि हमसे कोई कह दे एलसीएम ऑफ पाई एंड √2, यदि हमसे कोई कह दे कि एलसीएम ऑफ पाई एंड √2, तो पाई के मल्टीपल्स जब आप देखेंगे तो पाई के मल्टीपल्स आएंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस। √2 के मल्टीपल्स आएंगे √2, 2√2 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं यहाँ पर? आप कह सकते हैं कि सर यहाँ जो नंबर्स हैं और यहाँ जो नंबर्स हैं ये एंटायरली डिफरेंट टाइप के रैशनल नंबर्स हैं, और इसलिए इन लिस्ट में हमें कभी भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। दैट्स वाई द एलसीएम ऑफ पाई एंड √2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी आपको ऐसे 2 इर्रेशनल नंबर मिलें जिनमें से एक इर्रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर डिफरेंट टाइप के हों, या वो एक दूसरे के रैशनल मल्टीपल ना हों, तो उस केस में हम ये कह देंगे कि इनका जो एलसीएम होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें एलसीएम के बारे में पता होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि मैं एक बार तुम लोगों का ध्यान इस बात पर जरूर ले जाना चाहूँगा कि एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पता कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद तुम लोगों के पास मिसिंग हो सकती है। वो बात क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब 2 रैशनल नंबर हमें दिए जाते हैं
और हमसे कहा जाता है कि आप उनका एलसीएम बताएं, तो यदि वो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं, मींस वो रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप कह देंगे कि इनका जो एलसीएम है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बात जो चल रही है ये बेसिकली ये बात मानकर चलिएगा, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं तुमसे कहूँ कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये जिन बच्चों ने मुझसे 11th क्लासेस में क्लासेस ली हैं उन लोगों के सामने बात मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में रखी होगी कि यदि मैं तुमसे कहता हूँ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, राइट। यदि मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो आप लोग सिंपल सी बात बोल देंगे मुझसे, द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। नाउ अब यदि मैं तुमसे कहता हूँ कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3, ठीक, तो अब शायद ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो कि कुछ देर के लिए इसका आंसर देने में परेशानी महसूस करें। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इमीडिएटली ये भी कह सकते हैं कि सर जैसे 2 और 3 का 6 वैसे 1/2 और 1/3 का 1/6। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों को लगता है कि 1/2 और 1/3 का एलसीएम 1/6 होगा वो बच्चे गलत सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ इसका। एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 1 होगा। नाउ पॉइंट इज दिस कि ये 1 जो है वो आया कैसे, इसका फंडा समझो। कभी भी आपको जब एलसीएम निकालना हो तो मेरा मानना ये होता है, इनफैक्ट पूरे मैथमेटिक्स में मेरा मानना ये होता है कि डेफिनेशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने हाफ का टेबल पढ़ा, तो हाफ का टेबल बताओ। तो माइट भी कुछ लोगों को लग रहा हो सकता है कि यार टेबल तो हम लोग 2 का पढ़ते थे, 3 का पढ़ते थे, 4 का पढ़ते थे, सर हाफ का टेबल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर टेबल का मतलब क्या होता है, तो टेबल को यदि आप ध्यान देना तो टेबल आपको बहुत छोटी क्लास में टीचरों ने मतलब हो सकता है मार मार के याद कराए हो, भाई हमको तो कराए गए थे। ठीक है, तो अब हालांकि वो ज़माना नहीं है कि भाई टीचर जो है ऐसी एक्टिविटी कर पाएँ, बट छोटी क्लासेस से ही टेबल्स याद कराने का जो चलन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। लेकिन ये टेबल वास्तव में क्या है, इस बात का एहसास आप लोगों को 5th, 6th या 7th क्लास के अंदर होता है जब आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो जो किसी भी नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स होते हैं उन मल्टीपल्स के कंसेक्यूटिव 10 कलेक्शंस को ही या फर्स्ट 10 कलेक्शन को ही आप लोग टेबल बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यदि आप कहते हैं हमें 2 का टेबल याद है, 2, 4, 6, 8, तो बेसिकली हैं क्या ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो टेबल इज नथिंग बट सिंपली द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब यदि मैं 1/2 का टेबल पढ़ना चाह रहा हूं तो इसका मतलब मैं पहले इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/2, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/2, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4/2, यही तो होगा इसका टेबल। सिमिलरली यदि मैं 1/3 का टेबल पढ़ूं तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड सो ऑन लाइक दिस। ये अपने पास टेबल आ गए 1/2 के और 1/3 के। अब इस लिस्ट में देखो तुम्हें सबसे पहला कॉमन नंबर कौन मिल रहा है, तो देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। 2/2 एक्चुअली कितना है, तो 2/2 एक्चुअली है 1 एंड सिमिलरली 3/3 एक्चुअली कितना है 1। तो 1 वो नंबर है जो इन दोनों के मल्टीपल्स के लिस्ट में सबसे पहले आया, कॉमन आया, इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब आपको एलसीएम निकालना हो और आपके पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि जैसे 2 और 3 का 6 तो वैसे 1/2 और 1/3 का 1/6 हो गया। नहीं, 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। नाउ अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर मान लो वो दे दे 3/2, यहां पर दे दे 2/5, है ना, कुछ इस टाइप का नंबर आ सकता है। तो यदि हमारे पास इन जनरल कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं, एक रैशनल नंबर है p/q टाइप का और एक रैशनल नंबर है r/s टाइप का, वेयर p, q, r, s आर पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो यदि मुझसे कोई कहता है कि आप इनका एलसीएम बता दें, एलसीएम ऑफ P बाई क्यू एंड R बाई S, तो ऐसे केस में आप यदि टेबल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका है कि इट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। बेटा 2 से ज़्यादा होंगे तो भी यही काम करना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब कि P एंड R अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज Q एंड S। तो यदि इस फंडे से हम लोग 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालते तो एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 क्या हो जाता? एलसीएम ऑफ 1/2 1/3 होता 1 और 1 का एलसीएम, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1। 2 और 3 का HCF, तो 2 और 3 का HCF भी क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग ये कह देंगे कि 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम है वो फाइनली कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। या हम लोग कोई भी और चीज़ सोच सकते हैं। सपोज करो हमसे कोई कह दे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3/2 एंड से यहाँ पर हमसे कह दे कि 2/5 से 3/2 2/5, हमें इसका क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो अब मैं नहीं चाह रहा कि मैं 3/2 का टेबल पढूं, मैं नहीं चाह रहा कि मैं 2/5 का टेबल पढूं, कोई बात नहीं है। आप क्या करें बेटा, आप 3 और 2 का एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो 6 हो जाएगा। 2 और 5 का HCF ले लें, 2 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये बात तो बहुत छोटी क्लासेस में सब लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इसका जो नेट एलसीएम आया वो कितना बन जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा, राइट। तो इस एलसीएम को बहुत ध्यान से समझना, ये ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि कहीं कहीं आप लोगों को फिजिक्स में भी काम में आ सकता है। अभी जो आप देखते होंगे कि मैं एक अलजेब्रा पर प्रॉब्लम डिस्कशन सीरीज डालता हूँ, IIT 2019 में जो एक 3 AP का कॉमन टर्म का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस केस में मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी आपको 2 टर्म 2 AP हों, 3 AP हों, 4 AP हों, कितनी भी AP हों, आपको कॉमन टर्म्स यदि निकालनी है तो जो कॉमन टर्म्स होंगी उनका वो जो कॉमन टर्म्स होंगी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएंगी, और उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम होगा। आप मेरी अलजेब्रा सीरीज में आप उसको वॉच कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, जो मैं अक्सर आप लोगों के सामने देता भी रहता हूं। 2019 का सीक्वेंस एंड सीरीज का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो एलसीएम का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि भाई हम तो 7th क्लास क्रॉस कर चुके तो अब हमसे एलसीएम कौन पूछेगा, नहीं बेटा। आप लोगों को पुराने फंडे नए क्वेश्चनों के साथ कहीं भी मर्ज कर कर दिए जा सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं अक्सर बताया करता हूं कि भाई मान लो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, एक और सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 3 सेकंड का है, और आपसे कोई पूछ ले कि यदि बॉब को हमने दोनों का एक ही टाइम से रिलीज किया तो कितने टाइम बाद दोनों बॉब एक साथ इनिशियल पोजीशन में दोबारा एक साथ मिलेंगी। तो सिंपल फंडा है भाई, पहला बॉब है, हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरा डोमेन नहीं है, बट क्योंकि बात एलसीएम की चल रही है तो मैं वहां पर कह सकता हूं कि ये पहला बॉब है, ये 2 मान लो 2 सेकंड तुमने इसका टाइम पीरियड दिया तो 2 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, फिर फर्दर 2 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, फिर फर्दर 2 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, ठीक है। जिसका 3 सेकंड होगा वो 3 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, फिर फर्दर 3 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा। तो देखें आप, तो 2 + 2 + 2 6, 3 + 3 6, तो आप लोग सिंपल क्या कह सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद ये दोनों जो बॉब होंगे वो एक ही उस पर आ जाएंगे। रीजन बीइंग ये 2 के मल्टीपल से अपनी इनिशियल पोजीशन मेंटेन कर रहा है, ये 3 के मल्टीपल से अपनी इनिशियल पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तो दोनों सेम इनिशियल पोजीशन कब मेंटेन करेंगे, जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 सब लोग बता देते हैं। अब जो बच्चे नीट एस्पिरेंट्स है मान लो, उनको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1/2 है, एक पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1/3 है। अब ये बताओ दोनों को यदि एक ही पोजीशन पे एक साथ रिलीज कर दिया गया तो कितने समय के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अब वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए यही है, 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेना होगा। 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। और भी कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा होता कि एक बॉब है
जिसका कि एक सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो 1 सेकेंड में अपना एक कंप्लीट टाइम पीरियड मेंटेन करता है, और दूसरा है जो सपोज करो √2 सेकेंड में करता है। ठीक है, माइट भी ऐसा कुछ पॉसिबल हो, ये तो फिजिक्स वाले लोग बेहतर बता सकते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल, बट इफ इट इज पॉसिबल, तो यदि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकेंड का है और दूसरे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड √2 सेकेंड का है, और कोई हमको पूछ ले कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ये दोनों इनिशियल पोजीशन पर एक साथ मिलेंगे, तो बेटा मैं सिंपली बता रहा हूं वो नेवर एवर कभी भी एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पर इनिशियल पोजीशन पे दोबारा नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग एलसीएम ऑफ 1 एंड √2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला मैं उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फिजिक्स के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि यदि दो सिंपल पेंडुलम हैं, एक का टाइम पीरियड 1 सेकेंड का है, दूसरे का टाइम पीरियड √2 सेकेंड का है, यदि पॉसिबल हो तो, और हमसे पूछ लिया जाए कि कितने टाइम के बाद ये इनिशियल पोजीशन पर दोबारा एक साथ मिलेंगे, तो बेटा वो कभी नहीं मिलेंगे, नेवर एवर। रीजन द एलसीएम ऑफ 1 एंड √2 डज नॉट एग्जिस्ट। वेल, ये कुछ बात हो गई जो कि एलसीएम को लेकर हुई, और ये बात कुछ इतनी बड़ी हो गई कि हमें लगने लगेगा कि हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन का टॉपिक था ये कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो बच्चों मिस नहीं हुआ, ये बात ज़रूरी थी, इसलिए क्योंकि फंक्शन कब पीरियोडिक नहीं होगा यदि हमें ये पता करना है तो हमें इस फंडे की ज़रूरत थी। मैं अब वापस से उसी जगह पर आ रहा हूँ। वेल, तो बात ये चल रही थी कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई दो फंक्शंस यदि पीरियोडिक हैं तो उनका सम नॉन पीरियोडिक कब हो सकता है। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को एक बात तो ये बताई कि सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि यदि f(x + gx) एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो उस केस में आप ये बात बोल देंगे कि सर ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और इसलिए इसका जो ये पीरियोडिक तो होगा लेकिन इसका पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। तो एक एक्सेप्शन तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, नॉन पीरियोडिक कब होगा? बहुत ध्यान से सुनना। इफ द एलसीएम ऑफ T1 and T2 does not exist, then f(x + gx) will be non-periodic. And not only f(x + gx), चाहे वो f(x - gx) होता, चाहे वो f(x/gx) होता, चाहे वो f(x × gx) होता, यदि दो फंक्शंस ऐसे हैं जो कि पीरियोडिक हैं लेकिन उनके पीरियड्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे केस में उन दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीज़न हम लोग बोल देंगे कि वो नॉन पीरियोडिक होगा, अनटिल एंड अनलेस वो जो नेट फंक्शन है, चाहे एडिशन से बना हो, डिवीज़न से बना हो, या सब्सट्रैक्शन से बना हो, चाहे एडिशन से बना हो, वो कांस्टेंट ना हो जाए। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? कांस्टेंट चेक करना। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? एलसीएम चेक करना। तो यदि एलसीएम डिफाइंड नहीं है देन इट विल बी नॉन पीरियोडिक। तो आई होप कि ये वाली जो एम्बिग्विटी है कि सर मे बी वाली एम्बिग्विटी का क्या आंसर है, तो वो एम्बिग्विटी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हमारे पास कांस्टेंट बन गया तो हम बोल देंगे इट इज़ पीरियोडिक बट पीरियड नॉट डिफाइंड। दूसरा, यदि कांस्टेंट नहीं बन रहा है देन एलसीएम देखेंगे। यदि एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज़ पीरियोडिक, राइट। चलिए अब सेकेंड एम्बिग्विटी पर आते हैं कि मान लीजिए एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, कांस्टेंट भी नहीं है, तो पहली एम्बिग्विटी खत्म, मतलब पीरियोडिक होगा और कोई ना कोई उसका फिक्स्ड पीरियड भी होगा। अब उस फिक्स्ड पीरियड को हम लोग कैसे बताएं कि वो फिक्स्ड पीरियड जो है वो क्या होने जा रहा है? उस फिक्स्ड पीरियड की बात तो मैं बताता हूँ मैं। अब ऐसे केस में उस फिक्स्ड पीरियड को एलसीएम के बराबर बोले या एलसीएम से छोटा बोले, ठीक है। तो देखो पीरियड होता है, मान लो तुम्हारा फंक्शन चल रहा है f(x + gx) और इसको मैंने एक नाम दे दिया hx, ठीक। अब तुमने इसका पीरियड देखा t1, इसका पीरियड देखा t2, और सपोज करो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 को तुम लोगों ने बोल दिया कि ये t है। तो ये बात देखो बेटा गारंटेड है कि h(x + t) जो होगा वो hx हो ही जाना है, इस बात को कोई नहीं रोक सकता। रीज़न क्या है कि t जो है वो t1 का भी मल्टीपल है और t जो है वो t2 का भी मल्टीपल है। तो जब आप यहाँ x + t करेंगे
तो x प्लस t1 इंटू सम इंटीजर आएगा तो वापस fx मेंटेन होना है। यहां भी x प्लस t2 इंटू सम इंटीजर आएगा तो gx मेंटेन होना है। वैसे भी याद रखिएगा किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की ये एक बड़ी जनरल सी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है तो f ऑफ x प्लस एन टी बराबर होता है fx के। ठीक है, तो जब तुम यहां पर x की जगह x प्लस टी रखोगे तो यहां भी x की जगह x प्लस टी आएगा। x प्लस टी आएगा तो ये जो t है ये t1 इंटू सम इंटीजर होगा, इसका मतलब वापस fx मेंटेन करेगा। यहां भी जब x प्लस टी रखोगे तो ये जो t है ये t2 इंटू सम इंटीजर होगा तो वापस gx आएगा। इसलिए ये बात तो गारंटेड है कि hx बन जाना है। लेकिन बेटा पीरियड तो हम इसकी सबसे छोटी वैल्यू को बोलेंगे ना, तो कई बार क्या होता है कि इस एलसीएम से छोटी कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस h ऑफ x प्लस टी को hx बना दें। ठीक है, अब ये कब होता है? तो ये वो केस है जो कि हिट एंड ट्रायल से निकल कर आता है। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट तो तुम्हें लिखा दूंगा, लेकिन साथ में एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी तुम लोगों को मैं क्लियर करूंगा। तो पॉइंट जो मैं लिखा सकता हूं पहले उसके बारे में बता देता हूं। देखो, अब तक मैंने जितनी बातें तुम लोगों को बताई हैं वो सारी बातें एडिशन पर भी वैलिड है, प्रोडक्ट पर भी वैलिड है, डिवीजन पर भी वैलिड है और सबट्रैक्शन पर भी वैलिड है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं बात लिखाने जा रहा हूं, जो लिखाने जा रहा हूं वो बात सिर्फ और सिर्फ एडिशन के केस में वैलिड है। क्या वैलिड है? इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव वैल्यू a less than LCM of T1 and T2 such that f of x plus a is gx and g of x plus a f of x plus a is gx and g of x plus a is fx। मान लो LCM से छोटी कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए जो कि जब हम यहां पर रखें x की जगह x प्लस a तो ये वाला तो इसमें कन्वर्ट हो जाए, और यहां पर जब हम रखें x की जगह x प्लस a तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे केस में आप ऑब्जर्व करना कि जब आप h ऑफ x प्लस a निकालेंगे तो क्या होगा, वो f ऑफ x प्लस a प्लस g ऑफ x प्लस a। अब क्योंकि इस नंबर में खास बात क्या है कि जब मैं f ऑफ x प्लस a करता हूं तो gx आ जाता है, और g ऑफ x प्लस a करता हूं तो वो fx आ जाता है। और तुम्हें पता है कि एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाली जो बात बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन के वैलिड है। तो मैं इसको वापस क्या लिख सकता हूं, hx। अब a यहां पर आ गया जो कि LCM से छोटा है, तो बेटा पीरियड अब LCM तो नहीं होगा, पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। सपोज करें कि हम एक केस डिस्कस करें आपसे कि सपोज करो मैंने कहा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। सपोज करो हम ये वाली बात करते हैं कि हमने एक फंक्शन बना लिया मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि हम साइन एक्स मॉड साइन एक्स की इंडिविजुअल बात करें तो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है, तो वो है पाई। मॉड कॉस एक्स की बात करें तो इसका पीरियड कितना है, पाई। याद होगा मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यदि उनका मॉड लगा के हम एक फंक्शन बना दें तो उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो पाई और पाई का एलसीएम भी कितना हो गया, पाई। तो अब पीरियड को हम लोग पाई बोले या पाई से छोटा बोले, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें हिट एंड ट्रायल की जरूरत पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या इससे छोटी ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जो यहां पर x प्लस दैट रखें तो ये बन जाए और यहां पर x प्लस ए रखें तो ये बन जाए। तो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो और थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो। कैसे कि यहां क्या लिखा हुआ है साइन, यहां क्या लिखा हुआ है कॉस। साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटी है। किस वैल्यू पर ये पॉसिबिलिटी है, तो वो वैल्यू जो पाई से छोटी है जिस पर पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी वैल्यू है वो, तो बिल्कुल सही बात आपके दिमाग में आई है, वो वैल्यू है पाई बाई 2। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया
कि यदि मैं इस वाले को, इस फंक्शन को जिसका एलसीएम पाई था, इसे एक नाम दे देता हूँ fx, जिसको मैंने कहा मॉड साइन x। आप चेक करें कि यदि आप यहाँ पर x प्लस पाई बाई 2 रखते हैं तो ये कितना होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2। अब साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 की वजह से क्या बन जाएगा, कॉस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉड कॉस एक्स बन गया। आगे ये वाली बात, एफ ऑफ एक्स प्लस ए बिकम्स जी एक्स, मतलब दूसरा, और जो जी एक्स है मतलब कि जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या है अपना, मॉड कॉस एक्स। यदि मैं यहां पर जी ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करूं तो मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 होगा। ये क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, लेकिन पाई बाई 2 की वजह से वो क्या बनेगा, साइन। तो एक्चुअली तुमको नजर आएगा माइनस का साइन एक्स, बट हियर इट इज मॉड। मॉड ना होता तो कुछ ना होता, लेकिन मॉड की वजह से मैं इसको क्या कह पाऊंगा, इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स। इट मीन्स ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इस कंप्लीट फंक्शन में यदि आप x की जगह x प्लस पाई बाई 2 रखेंगे तो वापस आप लोगों को वही चीज मिल जाएगी। इट मीन्स ये वो वाला केस है जहां पर पीरियड एलसीएम के बराबर नहीं होगा, उससे छोटा होगा। और छोटा होने में क्या होगा, इसके लिए कुछ हिट एंड ट्रायल की और कुछ हम लोगों को कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि ये जो क्वेश्चन है अपना, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड पाई बाई 2 होगा, राइट। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इसमें सबसे हैवी पॉइंट जो है वो यही वाला है, जिसे आपने देखा कि हमें अच्छा खासा समय लगा इसे एक्सप्लेन करने में। तो एक बार इस वीडियो को चाहे आप दोबारा देखें, पॉज करके देखें, नोट कर लें, लेकिन बेटा ये पॉइंट्स यदि आपको याद रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी फंक्शन का जब पीरियड आपको निकालना होगा तो आप लोगों को शायद बहुत बड़ी परेशानी ना हो। वेल, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, यदि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है देन पीरियोडिक कहते हैं, और अब पीरियोडिक है तो पीरियड बताना पड़ेगा, तो विद पीरियड टी, और मान लेते हैं कि इसका जो पीरियड है वो टी है, देन जी ओ एफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो जी ओ एफ एक्स जो होगा वो पीरियोडिक जरूर होगा, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या होगा, तो जनरली इसका जो पीरियड होता है वो इसी के पीरियड के बराबर होता है। बट जनरली वर्ड जो है, इसके जनरली बोलने का मतलब ही क्या है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा विद पीरियड आइदर लेस और इक्वल टू टी। कंपोजिट फंक्शन में हमेशा याद रखें, यदि इनपुट फंक्शन पीरियोडिक है तो आउटपुट फंक्शन मतलब बाहर वाला फंक्शन कैसा भी हो, पीरियोडिक हो नॉन पीरियोडिक हो, नेट कंपोजिशन हमेशा पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड या तो टी ही होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि भाई या तो टी ही होगा या इससे छोटा होगा, तो छोटे वाले में फिर वही फंडा लगेगा कि हम उससे छोटी किसी वैल्यू पर बाय हिट एंड ट्रायल, और जब हम हिट एंड ट्रायल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ वहां पर सोच सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखता हूं। सपोज करें कि मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू से साइन ऑफ कॉस एक्स, राइट। और एक और मैंने एग्जांपल लिया से एफ एक्स इज इक्वल टू
कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब यहां पर दोनों में जो इनपुट फंक्शन है वो कॉस एक्स इसका भी है, इसका भी इनपुट फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। यहां पर मैंने आउटपुट फंक्शन साइन लिया हुआ है, यहां पर मैंने आउटपुट फंक्शन कॉस लिया हुआ है। अब आप देखें कि कॉस एक्स जो है वो पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है तो वो 2 पाई है, इसका भी पीरियड कितना है 2 पाई है। तो यदि इनपुट फंक्शन पीरियोडिक हो गया तो कंपोजिशन को पीरियोडिक तो होना ही है, उस बात को तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब उसके पीरियड को हम लोग क्या बोले, तो पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। क्या ध्यान दें कि भाई यहां पर 2 पाई से छोटी कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जो हम लोग x की जगह x प्लस वो वैल्यू रखें और वापस हमें fx मिल जाए। 2 पाई पर तो मिलना ही है, तो हम कहेंगे देखते हैं जरा, x की जगह x प्लस समथिंग रखना है, इसका मतलब यहाँ x की जगह x प्लस समथिंग आएगा और वापस यही फंक्शन प्रोड्यूस भी होना चाहिए, इसका मतलब इस कॉस का कॉस ही बने रहना चाहिए। तो 2 पाई से छोटा हम लोग क्या रखने का कोशिश कर सकते हैं कि कॉस का कॉस ही बना रहे। तो एक ट्रायल में ले सकता हूँ, वो ट्रायल किस पर ले सकता हूँ, तो सही बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है, वो ट्रायल में ले सकता हूँ पाई पर। पाई यदि मैं रखता हूँ तो लेट मी ट्राई, मैंने रखा x प्लस पाई। अब यदि मैंने x प्लस पाई रखा तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस पाई। ठीक, अब कॉस ऑफ x प्लस पाई, ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस समथिंग, हम किस क्वाड्रेंट में मूव कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आया, साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स। अभी तो वो फंक्शन वापस नहीं बन रहा। अब यहां क्या है बेटा, साइन। साइन की परेशानी ये है कि इस माइनस को बाहर निकाल देगा, इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा, माइनस साइन कॉस एक्स। इट मीन्स जिस वैल्यू पर हमें लग रहा था कि 2 पाई से छोटी है, शायद हमारी बात बन सकती है, वो बात नहीं बन पाई। तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 2 पाई होगा, क्योंकि पाई पर यदि बात नहीं बनी तो और किसी वैल्यू पर तो बननी भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इसी केस में फिर से सोचें तो 2 पाई की जगह यदि मैं पाई रखकर देखूं, मतलब मैं x की जगह x प्लस पाई रखूं, तो बहुत जल्दी से तुम लोग कैच कर लोगे कि यहां पर x प्लस पाई आएगा, यहां x प्लस पाई आएगा, तो यहां माइनस कॉस x आएगा, क्योंकि बाहर कॉस लिखा हुआ है और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इट मीन्स ये बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स के। तो हाँ, यहाँ पर इस केस में मैं कह सकता हूँ कि इसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा, इसका पीरियड क्या होगा, पाई। एंड इसीलिए मैंने इसको बोला एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल मतलब जब क्वेश्चन सामने आता है तो मैं नहीं कह सकता ना भाई यहाँ भी इनपुट फंक्शन कॉस एक्स था, यहाँ भी इनपुट फंक्शन कॉस एक्स था। इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट फंक्शन, बाहर वाले फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब बाहर वाला फंक्शन साइन है, कॉस है, लॉग है, अंडर रूट है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो वो जैसे जैसे वो फंक्शन चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा रिजल्ट चेंज होता रहेगा। तो बच्चों ये बात आती है जो कि पीरियोडिक फंक्शन में आती है। और एक बात मैं और बोल दूं तुम लोगों को कि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना रूल्स भी अपने मुताबिक बनाने लगते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। कई जगह बताने वाले लोग भी इस बात को गलत बता जाते हैं। इनपुट फंक्शन यदि पीरियोडिक है तो कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक होगा, लेकिन इनपुट फंक्शन यदि नॉन पीरियोडिक है तो बच्चों को लगने लगता है कि कंपोजिट फंक्शन भी नॉन पीरियोडिक होगा। ऐसा सच नहीं है। इनपुट फंक्शन, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जितना लिखाया जाए, जितना बताया जाए, उसको सही मानकर चलना है। कैलकुलस में अपने से रूल मत बनाना, ठीक है बेटा। इनपुट पीरियोडिक तो कंपोजिट पीरियोडिक, लेकिन यदि इनपुट नॉन पीरियोडिक है तो इन जनरल मतलब आमतौर पर जितने केसेस तुम्हारे दिमाग में आएंगे उसमें वो नॉन पीरियोडिक मिलेगा। बट यस, देयर एग्जिस्ट सम एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं जहां पर इनपुट फंक्शन नॉन पीरियोडिक होता है, उसके बावजूद भी कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है। तो वही मैं बोलूँगा कि रूल्स जब तक आप लोग कहीं से पढ़ ना लें या किसी ने आपको अच्छे से समझा ना दिए हों, तब तक आप उन्हें अपने से खुद से मत बनाइएगा। जितना बताया जाए उसी बात को आप रूल बनाकर चलिएगा। तो ये मेरी क्लास थी जो कि मैंने पीरियोडिक फंक्शन पर रखी। और
अब मैं एक और क्लास पीरियोडिक पर लूँगा, क्योंकि आज मैंने पीरियोडिक के साथ थ्योरेटिकली कैसे डील करना है उसके बारे में आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगली क्लास में पीरियोडिक की मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, जहाँ पर जितने भी रूल्स, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। राइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।